नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों आज हम अगेन पढ़ेंगे आरबीआई और इंडियन बैंक के कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। दोस्तों इससे पहले भी हम 2 से 3 वीडियो इसके पहले अपलोड कर चुके हैं, तो वो वाले वीडियो भी आप जरूर देखें। उनका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी जरूर करा कीजिए, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो अब करते हैं बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू। लेट्स गो। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न हमें क्या पूछता है, व्हेन डिड द गवर्नमेंट अपॉइंट फॉर ट्रांसफर ऑफ स्टेक। ठीक है दोस्तों, यानी कि गवर्नमेंट ने जब नियुक्ति की थी तो वो कौन सी स्थिति को नियुक्त किया था कि जो हम अपने स्टेक को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या 29 जून को किया था, 26 मई को, 5 अप्रैल को या 1 अप्रैल को। तो दोस्तों आपको बता दूं कि एसबीआई एक्ट 1955 के अनुसार, ठीक है, एसबीआई 1955 के अनुसार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये तय किया था कि 29 जून को तय किया जाएगा डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ स्टेक के रूप में इसको तय किया गया था 29 जून। ए पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको ये जरूर पता होना चाहिए। और कुछ एक्ट के तहत एक्ट 1955 को, ठीक है, ये भी याद रखना है। और इसके साथ साथ और थोड़ा सा आपको बता देता हूँ एडिशनल। ठीक है, इसी प्रिंसिपल के आधार पर क्या हुआ था, जो एसबीआई एक्ट 1955 हुआ था, इसी प्रिंसिपल के आधार पर सरकार ने क्या किया था, जो एनएचबी है यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक और नाबार्ड में है, उसमें हिस्सेदारी का अपना अधिग्रहण किया था। अधिग्रहण किया गया था मतलब अपना बताया गया था कि हम इसमें कितनी हिस्सेदारी हमारी होगी। ठीक है, नाबार्ड और नेशनल हाउसिंग बैंक में। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आरबीआई की जो नाबार्ड में हिस्सेदारी है वो है 75.5%। ठीक है, ये इनकी है, किसकी, नाबार्ड की। ठीक है, और इसके साथ साथ ही आपको बता दूं जो एनएचबी है यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक है, उसमें आरबीआई की हिस्सेदारी कितनी है दोस्तों, उसमें 100%। ठीक है, 100% पूरी हिस्सेदारी किसकी है, आरबीआई का है। तो दोस्तों ये भी याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, व्हाट इज द मिनिमम लिमिट ऑफ सीआरआर दैट कैन बी सेट बाय द आरबीआई। ठीक है दोस्तों, तो आपको पूछा गया कि सबसे कम लिमिट क्या है सीआरआर की। सीआरआर आपका क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो आपकी क्या है, उसकी लिमिट मिनिमम सबसे ज्यादा कम कितनी आरबीआई के द्वारा की जा सकती है। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, सीआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना है। तो आपको पूछा गया है कि आरबीआई के द्वारा कितनी बताया जा सकता है कि कितने प्रतिशत तक सीआरआर हम सेट कर सकते हैं मिनिमम तौर पर। तो क्या 10, 15 या 20 या इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। सरकार अपनी सरकार ने जो आरबीआई वो अपनी मर्जी से कोई भी लिमिट तय कर सकता है, कितनी भी प्रतिशत रख सकता है सीआरआर की। जो करंटली अभी है वो 4.5 से लेकर 5% की सीआरआर चल रही है। दोस्तों याद रखना सीआरआर आपका क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। सीआरआर हमारा वो होता है जब कोई भी हमारे जो जितने कमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक है, पब्लिक बैंक होते हैं आपके, जो जैसे पीएनबी है, जितने भी आपके बैंक होते हैं, जेएनके बैंक है, एचडीएफसी, उसमें जो 4 पॉइंट, अगर ये आपकी कैश रिजर्व रेशियो 4.5% है तो क्या होगा, 100 रुपये में से 4.5 रुपये आपके रिजर्व कहाँ पे हो जाएंगे, आरबीआई में आपके पैसे चले जाएंगे सिक्योरिटी के तौर पे। ये दोस्तों आपको याद रखना। ठीक है, ये होता है हमारा कैश रिजर्व रेशियो। और बाकी जो जितने भी 100 रुपये के पैसे, 100 रुपये में जो बचे हुए पैसे होंगे वो आपके बैंक के पास रहेंगे। ठीक है, और 4.5 रुपये आरबीआई के पास चलेंगे सिक्योरिटी के तौर पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, व्हेन वाज द आरबीआई एक्ट अमेंडेड टू एस्टैब्लिश द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है दोस्तों, जो आरबीआई एक्ट है वो मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब मतलब हुई थी, मतलब स्थापित की गई थी दोस्तों, इस्टेब्लिश की थी, उसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 2016 में। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है वो आरबीआई एक्ट के अनुसार जो, ठीक है, उन्होंने जो अधिवेशन किया था, ठीक है, तो वो कब किया गया था, 2016 में इसका अधिवेशन किया गया था। तो इसमें इसको ऐड कर दिया गया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। दोस्तों ये भी याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, विच आर द फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय आरबीआई एज ए बैंकर ऑफ बैंक्स। ठीक है दोस्तों, तो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा गया कि इनमें से कौन सा फंक्शन है जो परफॉर्म किया जाता है आरबीआई का एज ए बैंकर ऑफ, मतलब अदर बैंक्स का बैंकर के रूप में जो बैंक करता है, हमारा काम करता है जो आरबीआई, वो इनमें से क्या क्या फंक्शन करता है, सेटलमेंट ऑफ इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, enable banks to maintain their account with the RBI for statutory
रिजर्व रिक्वायरमेंट, एक्ट्स एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट एंड ऑल ऑफ द। सॉरी दोस्तों, इधर थोड़ी मिस्टेक होगी, दो आएगा इधर। सो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये सब चीजें हमारा क्या कहता है, आरबीआई के फंक्शन है। ठीक है, आरबीआई के फंक्शन में ये सारी चीजें हमारी आती हैं दोस्तों। ऑल ऑफ दीज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है दोस्तों, इनमें से क्या है जिसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जो किसके पास है, इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कस्टडी इनमें से किसके पास है। तो दोस्तों वो आपको बताना है। तो इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जो कस्टडी है वो किसके पास है दोस्तों, वो है दोस्तों आरबीआई के पास। राइट आंसर इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है जी कस्टडी है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि जो फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज रिजर्व है उसकी जो कस्टडी है वो किसके पास रहती है, आरबीआई के पास, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। और अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है कि मेन कंपोनेंट क्या है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। ठीक है दोस्तों, तो वो मेन क्या वो है गोल्ड, क्या वो लोन है, डोमेस्टिक करेंसी है या फिर फॉरेन करेंसी है। तो दोस्तों जो मेन कंपोनेंट है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का वो है दोस्तों आपका फॉरेन करेंसी एसेट। डी पार्ट इज द राइट आंसर, फॉरेन करेंसी एसेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट लिक्विड एसेट। ठीक है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि इनमें से ऐसा कौन है जिसे आप मोस्ट लिक्विड एसेट के रूप में आप बोल सकते हैं, उसे ये कह सकते हैं दोस्तों। तो आपको बताना है, ठीक है, क्या वो गोल्ड है, मनी है, लैंड है या फिर ट्रेजर बैंड है। तो दोस्तों जो मोस्ट लिक्विड एसेट होता है वो दोस्तों कौन सा होता है हमारा, वो होता है दोस्तों मनी। मनी इज द राइट आंसर, यानी कि बी पार्ट इज द राइट आंसर होगा हमारा। याद रखना इसको दोस्तों, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मनी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेबल एज एड्रेस प्रूफ फॉर ओपनिंग ए बैंक अकाउंट बाय एन इंडिविजुअल। तो दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए, बेसिक भी और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना क्या है कि इनमें ऐसा कौन सा एड्रेस प्रूफ है जिसे जब हम कोई भी इंडिविजुअल जब कोई एक सिंगल पर्सन अपना बैंक का खाता खुलवाने जाता है तो उसे एड्रेस प्रूफ में वो बैंक कर्मचारी उसे एक्सेप्ट नहीं करते। तो क्या वो है, ए पार्ट है लेटर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक अथॉरिटी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेंट अग्रीमेंट इंडिकेटिंग द एड्रेस ऑफ द कस्टमर ड्यूली रजिस्टर्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट और अदर देन दोज गिव्स एज ऑप्शन। ठीक है, यानी कि इनमें से और कोई ऑप्शन है जो इसमें मेंशन नहीं किया गया। तो दोस्तों जो हमारा सही पार्ट होगा वो कौन सा होगा, सी पार्ट इज द राइट आंसर, अ रेंट एग्रीमेंट इंडिकेटिंग द एड्रेस ऑफ द कस्टमर ड्यूली रजिस्टर्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट। सी पार्ट इज द राइट आंसर, ये हमारा होगा। इसके ये हमारा उसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता जब हम अपना खाता खुलवाना जाते हैं, कोई भी सेविंग अकाउंट अपना हमारा ओपन होता है इंडिविजुअल के द्वारा, तो वो इसमें ये एड्रेस प्रूफ के तौर पर ये चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं करते, यानी कि बैंक वाले एक्सेप्ट नहीं करते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BSBDA। ठीक है दोस्तों, तो अब बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी आपका कि BSBDA की फुल फॉर्म आपकी क्या होती है, बैंक सेविंग एंड बैंक डिपॉजिट एक्सेस, बेसिक सेविंग एंड बैंक डिमांड अकाउंट, बेसिक सेविंग एंड बैंक डिपॉजिट अकाउंट या ब्रॉड सेविंग एंड बैंक डिपॉजिट। सो राइट आंसर इज द सी पार्ट, बेसिक सेविंग एंड बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, BSBDA स्टैंड फॉर बेसिक सेविंग एंड बैंक डिपॉजिट अकाउंट। राइट आंसर इज सी पार्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, what do we call the money that is lent for more than 1 day but less than 15 days in the call money market। ठीक है दोस्तों, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो दोस्तों ये वाला मुझे लगा है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि आपको क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जो कॉल मनी है जिसे आप एक दिन से ज्यादा लेकिन 15 दिन से ज्यादा 15 दिन से कम लेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है मनी मार्केट में। ठीक है, मनी मार्केट में उसे क्या कहा जाता है, तो दोस्तों क्या उसे कॉल मनी कहा जाता है, नोटिस मनी कहा जाता है, टर्म मनी है, फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो एक दिन से ज्यादा और 15 दिन से कम में लेंट किया जाता है जिस मनी को, उसे कहा जाता है दोस्तों नोटिस मनी। क्या कहा जाता है, बी पार्ट इज द राइट आंसर, नोटिस मनी उसे कहा जाता है। और आपको बता दूं कि कॉल मनी हमारी क्या होती है, कॉल मनी हमारी होती है जिसे दोस्तों आप लेंट करते हैं सिर्फ कितने दिनों के लिए, ओनली 1 डे के लिए। ठीक है, जिसे आप लेंट करते हैं सिर्फ एक दिन के लिए उसे कहा जाता है कॉल मनी, और जिसे आप एक दिन से ज्यादा और 15 दिन से कम लेते हैं उसे कहा जाता है नोटिस मनी। ठीक है, क्या कहा जाता है, नोटिस मनी कहा जाता है। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।